नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे मन को लगता है कि ये न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ न्याय तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से इनकी बात नहीं उठ पाती। कभी ढंग से इनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं होती। हमारा ये शो पीड़ितों की आवाज बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसी को शक्ल देने की एक कोशिश है। हमारा ये शो लेकर रहेंगे न्याय। लेकर रहेंगे न्याय में आज बात दुर्ग की दामिनी की। दुर्ग की एक नाबालिग बेटी के साथ पिछले 7 साल से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। हमने उस बेटी को नाम दिया है दामिनी। दामिनी अपने लिए न्याय की मांग कर रही है और लड़ रही है उन लोगों से जो पैसे वाले हैं, पावर वाले हैं, रसूखदार हैं। लेकर रहेंगे न्याय में हम दामिनी की आवाज बनेंगे और लड़ेंगे उसके इंसाफ की लड़ाई। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। दुर्ग की दामिनी की इंसाफ की लड़ाई। दामिनी के साथ 7 साल तक गैंगरेप। 2018 से 2025 तक दामिनी को नोचते रहे दरिंदे। एक बार नहीं, कई बार दामिनी की देह का सौदा हुआ। नाबालिग दामिनी ने जो सहा, आपसे सुना भी नहीं जाएगा। ये कहानी दर्द की नहीं, उस क्रूर व्यवस्था की है जिसने एक लड़की को जीते जी तोड़ दिया। लेकिन खामोशी के बाद जब उसने सच बोला तो पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा हो गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नाबालिग से 7 सालों तक गैंगरेप हुआ। पीड़ित के आरोप के मुताबिक आरोपियों में पीडब्ल्यूडी विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी, कारोबारी, बीजेपी सांसद का तथाकथित पूर्व पीए शामिल है। मामला महिला थाने में दर्ज हुआ है। इस मामले में पीड़िता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, तब यह मामला उजागर हुआ है। और इसके बाद अब यह बात सामने आई है कि दुर्ग का रेस्ट हाउस, पाटन का रेस्ट हाउस और कवर्धा का रेस्ट हाउस, इन सब जगहों पर ये लोग आकर के सामूहिक रूप से दुष्कर्म करते थे। यह दुर्ग जिले का पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है और ऐसे पाटन का रेस्ट हाउस है। और आपको मैं बता दूं कि कवर्धा के रेस्ट हाउस में भी यह बयान आया है कि उसके द्वारा जो बयान दिया गया पीड़िता के द्वारा कि कवर्धा के रेस्ट हाउस में भी उसे ले जाकर के उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया करते थे। और पीड़िता ने अब ये बयान दिया है और उस बयान के आधार पर दुर्ग पुलिस फिलहाल 6 आरोपियों में से 3 जो गिरफ्तार हुए और 3 जो फरार आरोपी है उनकी तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि ये मामला विवेचना के अधीन है और इसके तहत में सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में टीम भेजी गई है पुलिस की और इसके बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही है। साल 2018 से ये सिलसिला शुरू हुआ जब 14 साल की नाबालिग अपनी मां के साथ अप्रैल 2018 में बिलासपुर से दुर्ग पहुंची। उसके किसी रिश्तेदार ने नौकरी के लिए गोविंद सिंह ठाकुर से मुलाकात करवाई। गोविंद सिंह पीडब्ल्यूडी विभाग में तैनात था। आरोपी गोविंद ने पीडब्ल्यूडी के क्वार्टर में मां बेटी को ठहराया और मां को झाड़ू पोछे का काम दिलवा दिया। जब पीड़ित की मां काम पर जाती थी तब वो अकेली रहती थी। अप्रैल 2018 में गोविंद ठाकुर और विभाग के एक कर्मचारी राजू कश्यप ने क्वार्टर में नाबालिग से बारी बारी से दुष्कर्म किया और फिर आरोपियों ने ऐसा कई बार किया। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने पर मां बेटी से क्वार्टर खाली करवा दिया गया। जुलाई 2023 में राजू कश्यप ने उसे फोन कर नौकरी का ऑफर दिया और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बुलाया। पीड़िता की रिपोर्ट के मुताबिक बीएन पांडे, जो कि दुर्ग सांसद विजय बघेल के पूर्व पीए रहे, उसने नौकरी दिलाने में मदद की। इसके बाद अलग अलग स्थानों पर बुलाकर कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस दौरान फोटो और वीडियो बनाए गए। पीडब्ल्यूडी में संविदा नौकरी लगवाने के बाद हर छुट्टियों के दिन नाबालिग को बुलाकर शोषण किया जाता रहा। इतना ही नहीं, आरोपी व्हाट्सएप कॉल के जरिए
न्यूड फोटो और वीडियो की मांग करते थे। मना करने पर परिवार को बताने की धमकी दिया करते थे। इसके बाद 2024 में कारोबारी अनिल चौधरी के घर पर बुलाकर फिर से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। अगस्त 2024 को उसे कवर्धा ले जाया गया। वहां रेस्ट हाउस में भी गैंगरेप हुआ और इसके बाद पाटन के रेस्ट हाउस में भी रेप किया गया। अक्टूबर 2025 में कारोबारी विजय अग्रवाल ने नाबालिग को इंदिरा मार्केट स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। पीड़िता ने मना किया, लेकिन दबाव बनाया गया। आरोपी ने कहा अंतिम बार वो उससे मिल लेगी तो उसका पीछा छोड़ दे। 11 अक्टूबर 2025 को उसी होटल में बुलाकर नाबालिग से फिर दुष्कर्म किया गया। नाबालिग से हैवानियत का सिलसिला इसके बाद भी जारी रहा। इस दौरान पीड़िता की शादी तय हो गई। इसमें भी आरोपियों ने रुकावटें डालनी शुरू कर दी। शादी तुड़वाने तक की कोशिश की गई। शरीर पर दांत से काटने के निशान बनाए गए। पीड़िता ने जैसे तैसे अपनी सारी आपबीती अपने मंगेतर को बताई। मंगेतर ने उसे हिम्मत दी और न्याय के लिए आवाज उठाने को कहा। इसके बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड कर्मचारी गोविंद सिंह ठाकुर, राजू कश्यप, सांसद के तथाकथित पूर्व पीए बीएन पांडे, पीडब्ल्यूडी ठेकेदार संजय पंडित, कारोबारी अनिल चौधरी और विजय अग्रवाल के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में केस दर्ज किया। और उसकी मम्मी के द्वारा एक लिखित आवेदन महिला थाने में प्रस्तुत किया गया था कि 2018 से लेकर अभी तक के उसके साथ कुछ लोग हैं पीडब्ल्यू के उनमें काम करने वाले, उनके द्वारा सामूहिक रूप से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। एफआईआर दर्ज कर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। लोग चाहते हैं मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, दोषियों को सजा मिले और दुर्ग की दामिनी को इंसाफ मिले। टीम न्यूज़ तो देखा आपने किस तरह से दुर्ग की दामिनी को वैश्यपन का शिकार बनाया। उसकी मां की नौकरी लगाई जाती है झाड़ू पोंछने की। उसके बाद जब उसकी मां काम पर जाती थी तो दामिनी के साथ रेप होता था। रेप नहीं, गैंग रेप होता था। उसको प्रताड़नाएं दी जाती थी। छुट्टी वाले दिन उसे बुलाकर उसके फोटोज वीडियोस बनाए जाते थे। वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की नेहा रस्तोगी, हमारे साथ बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नुपुर रंजन है वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, आपका स्वागत है। सरिता वर्मा है अध्यक्ष सार्थक महिला एवं बाल विकास ट्रस्ट, आप सभी का स्वागत है न्यूज स्टेट में। और आज हम बुलंद करेंगे दुर्ग की दामिनी के लिए न्याय की आवाज। नेहा रस्तोगी जी, किस तरह से दुर्ग की दामिनी को इंसाफ मिले? पिछले 7 साल से प्रताड़नाएं झेल रही है, वैश्यपन का शिकार उसे बनाया जा रहा था और अब इंसाफ की मुहिम शुरू की है न्यूज स्टेट ने। जी देखिए, अभी जो आपने एलिगेशन लगाया है, ये अभी एलिगेशन पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। ये अंडर ट्रायल मैटर चल रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी उस व्यक्ति के ऊपर कि जिसने ऐसा दुष्कर्म किया है कि नहीं किया। ये मैटर सारा अंडर ट्रायल चल रहा है, तो हमें पहले एफआईआर को पता होना चाहिए क्या हो रहा है, पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, तभी इसमें हम कुछ बोल सकते हैं। अगर लेकिन कुछ ऐसा हुआ है उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ, तो ऑफ कोर्स उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और कोर्ट में फास्ट ट्रैक का वो है, प्रोविजन है, जिसमें उस केस को फास्ट ट्रैक के अकॉर्डिंगली उसको जल्दी से उसको खत्म किया जाएगा। और जो होगा बेस्ट से बेस्ट, हमारा कोर्ट एक्चुअली महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सशक्त है और महिलाओं के पक्ष में काम करता है, तो एक्चुअली वो बहुत जल्द से जल्द उसको अच्छी एक वो मिलेगी। ठीक है, डॉक्टर नुपुर रंजन हमारे साथ है, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट की। डॉक्टर नुपुर, किस तरह से न्याय को लेकर आवाज को बुलंद किया जाएगा और कौन कौन सी धाराएं इसमें एड ऑन होनी चाहिए जिससे जो आरोपी है उनको ऐसी सजा मिले कि उनकी 7 पुश्तें भी इस तरह के कृत्य करने से पहले सोचें 100 बार। कैसे उन्हें सलाखों के पीछे ले जाया जाए सभी आरोपियों को? देखिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है मैम। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं आपको। जी, जिस तरीके से ये आए दिन जो मामले सामने आ रहे हैं दुष्कर्म के, ये बहुत ज्यादा निंदनीय है कि जिस तरीके से आज हमारे भारत में आए दिन इन मामलों का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये बड़े पद पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, वही लोग इन चीजों का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो पॉक्सो एक्ट की अगर हम बात करते हैं, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम जो है, धारा
5 और 6 गंभीर यौन उत्पीड़न के तहत ये मामले दर्ज किए जाते हैं, जिसमें 20 साल की सजा और आजीवन कारावास और कुछ मामलों में मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान है। अब आईपीसी की अगर धारा की हम बात करते हैं तो धारा 376D जो कि गैंग रेप होता है, जो आपकी धारा 376(2) जो विश्वास और पद का दुरुपयोग किया जाता है, और धारा 342(506) जो अवैध हिरासत में आप लेते हैं किसी को या धमकी देते हैं, उसके तहत मामले दर्ज होते हैं। धारा 120B आपराधिक साजिश आप अगर किसी के खिलाफ करते हैं तो ये धारा उसमें लगती है। अगर साबित होता है कि सरकारी पद, रेस्ट हाउस या दफ्तरों का इस्तेमाल हुआ है तो मामला और संगीन बन जाता है। तो कहीं ना कहीं इनको हम कहेंगे कि अधिकारों के नाजायज इस्तेमाल अगर ऐसा किया जाता है तो इन मामलों में क्या कार्रवाई होना चाहिए। अगर मान लीजिए सांसद का कोई पीए है, कोई सरकारी कर्मचारी है या प्रभावशाली लोग अगर दोषी पाए जाते हैं तो सबसे पहले नौकरी से तत्काल बर्खास्त किया जाए, उनको पेंशन और अन्य सरकारी जो लाभ है उनके जब्त कर लिए जाए, और भ्रष्टाचार और दुरुपयोग की अगर हम बात करें, कोई भी सांसद का पीए हो या कोई भी हो, वो अपने पर्सनल उसमें क्या कर रहा है तो इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या गवर्नमेंट पोस्ट में नहीं होता है। अब वो निजी तौर में किससे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई भी सांसद कोई भी एक गवर्नमेंट पोस्ट को उसमें इन्वॉल्व करके एक न्यूट्रल, हम किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम महिला को भी समझ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फेयर ट्रायल होना चाहिए कि उसमें बहुत सारे लूप होल्स है। ये 7 साल पहले 2018 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, आज 2026 चल रहा है, तो उसमें बहुत सारी लूप होल है। तो हम पुलिस के अधिकारियों से ये गुजारिश कर सकते कि जितना अच्छा हो उतनी अच्छी इसमें इन्वेस्टिगेशन करे और जल्द से जल्द करे। ये बहुत प्री मैच्योर केस होगा कि हम सांसद का नाम इन्वॉल्व करें या उनके पोजीशन का नाम या उनके पीए का नाम इन्वॉल्व करें। दिस ऑल आर द मैटर ट्रायल एंड बहुत सारा ऐसा केसेस होता है, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल पक्ष से बोलना चाह रही हूँ कि महिलाएं भी बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुष के अगेंस्ट में उल्टा केस लगाती है बिना किसी वजह से, मे भी शायद कोई डिमांड होता है और डिमांड वो पूरा नहीं होता है तो लड़कियां बैकआउट करके उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाती थी। दिस ऑल आर द मैटर ऑफ ट्रायल, तो वी शुड वेट एंड वॉच एंड दे शुड प्रोसीड विद द प्रॉपर थिंग। उनके महिला की जो भी वकील होंगे उसको इस केस को बाकायदा आगे लेकर जाना चाहिए और पुलिस के पास अच्छे से इसको जल्द से जल्द करना चाहिए। इनफैक्ट कोर्ट में भी हमारा प्रोविजन है, इसको फास्ट ट्रैक में लिया जाएगा, आपको इसको वो डिस्पोज ऑफ करवाना चाहिए। ठीक है, सरिता जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं और इसके साथ साथ वो महिला एवं बाल विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष। लेकिन उससे पहले दुर्ग से अनिल गुप्ता ज्वाइन कर रहे हैं हमें। अनिल के पास आपको ले चलते हैं दुर्ग। अनिल, पूरा मामला है क्या और पीड़ित पक्ष इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहा है? अनिल जी देखिए, मैं पूरा मामला बताना चाहूंगा कि ये दुर्ग जिले के महिला थाना में एक अपराध दर्ज कराया था पीड़िता के द्वारा, और उसके बयान के आधार पर जो मामला उजागर हुआ है उसके हिसाब से ये बताया गया है कि पीड़िता के साथ में 6 लोगों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, और इस मामले में पीड़िता ने यह भी बताया है कि उसके साथ में हैवानियत की गई है, उसके शरीर को नोचा गया है, उसे दांत से काटा गया है। 7 सालों तक उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म होता रहा। 6 लोगों के द्वारा ये पूरे घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 आरोपी अभी भी मामले में फरार है। इसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल के निज सचिव BN पांडे भी शामिल है। इसके अलावा राजू कश्यप और संजय पंडित जो अभी फिलहाल फरार है। और अब इस पूरे मामले के बाद में दुर्ग सांसद की तरफ से ये बयान दिया गया है कि वे इसके निज सचिव नहीं थे, बल्कि उनके बंगले में वह डिपार्टमेंट अटैच पर काम कर रहे थे। BN पांडे फिलहाल फरार है और पुलिस इस मामले में अलग अलग राज्यों में टीमें भेज करके उसकी तलाश कर रही है। पूरा मामला 2018 के समय में हुआ था, जब लॉकडाउन के समय में पीड़िता की मां नाबालिग के साथ में बिलासपुर से दुर्ग पहुंची हुई थी, और उसके बाद उसके एक परिचित ने नौकरी की तलाश के लिए सबसे पहले गोविंद सिंह राजपूत से उसे संपर्क कराया। उसकी मां को नौकरी दी गई। उसकी मां को PWD के ऑफिस में झाड़ू पोछे का काम दिया गया था, और उसके बाद जब उसकी मां काम पे चली जाती थी तो पीड़िता घर पे अकेली, क्वार्टर में अकेली रहती थी। उसके साथ में जो गोविंद सिंह राजपूत है, विजय स्वाइन और अनिल चौधरी, ये लोग पहले दुष्कर्म करते रहे और लगातार उसके साथ में अनाचार करते रहे। उसका न्यूड जो फोटो है, वीडियो बना लिया गया था, उसे वायरल करने का धमकी दिया जाता था। उसे उसकी मां को नौकरी से निकाल दी जाने की धमकी दी जाती थी, जिसके कारण जो पीड़िता थी वह शांत थी। इसके बाद में
बीएन पांडे जो निज सचिव है सर दुर्ग सांसद विजय बघेल के, उनके संपर्क में लाया गया और उसके बाद में पीड़िता को नौकरी दी गई। पीड़िता के साथ में लगातार 7 साल तक बीएन पांडे के अलावा राजू कश्यप जो है टाइम कीपर थे पीडब्ल्यूडी के, और जो संजय पंडित है, इन लोगों के द्वारा लगातार उनके साथ में यौन शोषण पीड़िता के साथ करते रहे और उसे डराया जाता था, धमकाया जाता था। और इसके बाद अब पीड़िता ने अपनी चुप्पी जब तोड़ी है, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। पुलिस का दावा है कि जो फरार आरोपी है उनकी जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसके लिए अलग अलग राज्यों में टीमें भेजी गई है और फिलहाल इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 6 लोग 7 सालों तक गैंगरेप करते हैं एक नाबालिग का, जिसको हमने नाम दिया है दामिनी, और दामिनी बेचारी सब कुछ सहती रहती है। इसके बाद जब उसकी शादी होती है, अपने मंगेतर को सब कुछ बताती है, तो उसके बाद इस पूरे मामले में का खुलासा होता है। हमारे साथ सरिता हैं, महिला बाल विकास ट्रस्ट की अध्यक्ष और वकील भी हैं। सरिता जी, इस पूरे मामले में महिला बाल विकास ट्रस्ट की क्या कुछ भूमिका इसमें रहने वाली है? किस तरह से आप मदद करने जा रहे हैं दुर्ग की दामिनी को? जी देखिए, दुर्ग के इस झकझोर देने वाले मामले ने एक बार फिर सिस्टम की संवेदनशीलता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और सत्ता की पावर का इस्तेमाल किसी मासूम का बचपन छीनने के लिए किया जाए, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ अपराध है। छत्तीसगढ़ के इस मामले में न्याय की मांग पूरी तरह से वाजिब है, और जो उस पीड़िता के साथ हुआ है, जो उस बच्ची के साथ में हुआ है, वो घटना वाकई में बहुत ही दर्दनाक और असहनीय है। जब किसी रेस्ट हाउस और दफ्तर जैसी सुरक्षित मानने वाली जगह में ऐसे वारदातों का होना प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे काले खेल का उजागर करता है कि एक रेस्ट हाउस में जहाँ पे वाकई में एक महिला अपने आप को जहाँ सुरक्षित महसूस कर सकती है, वहाँ पे वो बच्ची सुरक्षित नहीं है। 7 साल तक इस नाबालिग बच्ची का मानसिक और शारीरिक शोषण यह बताता है कि आरोपियों ने पीड़िता को किस हद तक डराया होगा, उसे किस तरह डरा कर रखा होगा। जब सांसद के पीए और सरकारी कर्मचारी ऐसे रसूखदार लोग इसमें शामिल होते हैं, तो पीड़िता के लिए आवाज उठाना भी कठिन हो जाता है। उस बच्ची ने 7 साल तक ऐसे लोगों को झेला है, ऐसे व्यक्तियों को झेला है, और मैं साथ में उस व्यक्ति को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी, पीड़िता के मंगेतर को, जिसने उस बच्ची की मदद की है और उसे आवाज उठाने के लिए उत्साहित किया है, प्रोत्साहित किया है। ऐसे में हमारी संस्था उस बच्ची से कोऑर्डिनेट करेगी, उसके लिए जितना हो सकेगा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। साथ ही पुलिस को भी चाहूंगी कि निष्पक्ष जांच करे और इसमें सख्त से सख्त अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, चार्जशीट फाइल करे। ठीक है मैडम। डॉक्टर नुपुर, इस पूरे मामले में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन कैसे मुमकिन होगा कि ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले? और हम देखते हैं कि आए दिन महिलाओं को, मासूम बच्चों को हवस का शिकार बनाया जाता है और बेचारी वो डरती हैं और कुछ कह नहीं पाती। क्यों नहीं कह पाती? क्योंकि साहब परिवार की इज्जत का सवाल होता है, पुलिस सुनवाई नहीं करती। तो इस तरह की स्थिति में क्या उन्हें करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो दबाव है, जो जांच होती है इन केसेस में, वो जांच कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। राजनीतिक और प्रशासनिक जो दबाव है उससे स्वतंत्र रहे वो जांच, तभी हम इन केसेस में कहीं ना कहीं हम न्याय दिला पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो चार्जशीट समय पर दाखिल हो, इसमें जो पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें समय सीमा तय होती है, उसमें चार्जशीट समय पर जो है दाखिल नहीं हो पाती है। और दूसरी बात ये है कि मीडिया और जो समाज है, अगर हम बच्ची की मेंटलिटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्ची जो दबती है वो इस कारण से दबती है कि जो समाज है, समाज के लोग उसका साथ नहीं देते हैं। तो कहीं मीडिया और समाज उसका साथ दे, उसकी बात को आगे रखे। और इन केसेस में क्या होता है कि बहुत केसेस हम देखते हैं उसमें समझौता होता है दबाव बनाकर। मोस्टली केसेस में हम देखते हैं कि आज के समय में जितने भी दुष्कर्म के केसेस आ रहे हैं, 100 में से 70 to 75 केसेस में लड़की पर दबाव बनाया जाता है, परिवारजनों पर दबाव बनाया जाता है कि आप समझौता कर लें, और कहीं ना कहीं समझौता हो भी जाता है। जो एक दामिनी की जो आवाज की हम बात कर रहे हैं, जो न्याय की बात कर रहे हैं, वो न्याय और वो आवाज वहां दब जाता है। तो कहीं ना कहीं हम एक अंतिम और सबसे अहम बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, ये सिर्फ एक केस नहीं है,
ये समाज के लिए एक सवाल है। सवाल कैसा है? ये सिस्टम की जवाबदेही का सवाल है कि सिस्टम कहाँ जवाबदेही दे रहा है, सिस्टम कहाँ हमें सपोर्ट कर रहा है, और जो इस सत्ता का सॉरी मैं इसमें जो बीच आए में दिन हो इंटरप्ट रहा करना है। चाहूंगी। एक सिस्टम को हमेशा ब्लेम करना एक सोल्यूशन नहीं है एक समाज के लिए, और एक मीडिया ट्रायल ना होना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो विक्टिम है अगर वो एक्चुअली जेन्युइनली विक्टिम है वो तो हमें ट्रायल के बाद ही पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है, कितना दूध है कितना पानी है। लेकिन उसको आप कैसे परस्यू कर रहे हो अपने केस को, एक सेकंड, कैसे परस्यू कर रहे हो वो भी बहुत मैटर होता है। जैसे चार्जशीट अगर लेट फाइल हुई है तो उस विक्टिम के वकील साहब वहां पर जाकर कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं चार्जशीट के लिए। हमारे कानून के अंदर बहुत सारे प्रोविजन है जिसमें आप राइटली यूज करके उनको इंसाफ जल्द से जल्द दिला सकते हैं। आपने 7 साल के बाद FIR दर्ज किया है तो इसमें भी आपके विक्टिम का कोई ना कोई प्रेशर होगा। उनके फैमिली अपनी माँ के साथ जाती थी, तो ये प्रॉपर हमें अच्छे से कार्रवाई अच्छे से इसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। हमें ब्लेम गेम ना कोई संस्था को करना चाहिए, ना पुलिस को करना चाहिए, ना विक्टिम को करना चाहिए, ना वो अक्यूज को करना चाहिए। आऊंगा आपके पास। नुपुर जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैडम ने जैसे कहा वेट एंड वॉच, तो कब तक वेट एंड वॉच, कब तक इतनी दामनियां आएंगी, कितने लोगों के साथ परस्यू करना चाहिए। जो अगर विक्टिम है आज विक्टिम सिस्टम के सख्त नहीं वकील हुआ, को अच्छे से, आज सिस्टम अगर में वो एक जवाबदेही वकील हायर नहीं गई, कर सकती तो तो कब गवर्नमेंट तक वकील ऐसा वो वहां चलेगा? से कोर्ट से न्याय ले कब सकती मिलेगा हैं। उस दामिनी को? इतनी दामनियां आप क्यों इकट्ठी करेंगी? आज आप इसके ऊपर न्याय की मांग क्यों नहीं करेंगे? क्यों न्याय ना हो इस केस के ऊपर? न्याय देने लेकिन अक्सर ना हम देने देखते के हैं पहले डॉक्टर ट्रायल की जरूरत है, नेहा और जी, ट्रायल एक नेहा जी, हम वकील देखते हैं और कि आजकल महिलाओं का दफ्तरों में काम करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। हाँ चाहे वो जी। सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट दफ्तर हो, या फिर नौकरी के लिए अगर अप्रोच करती हैं तो फिर तमाम सारी चीज़ों का सामना उन्हें करना पड़ता है। कई बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना पड़ता होती हैं, और इस तरह के जो कुछ लोग हैं जो उन्हें मजबूर करते हैं, तो वो काफ़ी इस वजह से कई महिलाएं तो घर से बाहर नहीं निकल पाती, नौकरी नहीं कर पाती। No doubt, तो ऐसे में वो कैसे अपने आप को ठीक करें और कैसे शिव, आप अपने जो हक की बोल लड़ाई रहे हो वो लड़ें? बात बहुत हद तक सच हाँ। है, बहुत महिलाओं के साथ और ऐसा यही होता हुआ है। दामिनी के साथ और भी। बाहर भी निकलना यही दामिनी के साथ हुआ कि नहीं वो तो मैटर ऑफ ट्रायल हाँ। वो बाद में हम देखेंगे। बट हम नॉर्मली आप जो बात करें ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी जेन्युइन विक्टिम है जिनको एक्चुअली जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो बाहर निकल नहीं पा रही है। एक खौफ सा समाज में जिसकी वजह से मतलब लाइक वो बाहर निकलने के पहले 10 बार सोचती है। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा एट द सेम टाइम बहुत सारे फॉल्स रेप केसेस भी हैं हमारी कोर्ट में पेंडिंग, जहां पर लड़कियां कोई ना कोई स्वार्थ के वजह से या कोई रीजन की वजह से उस लड़के के ऊपर वो अक्यूज के ऊपर फॉल्स केस लगाती हैं। और बहुत हद तक अभी पिछले दिनों मैंने तिहाड़ जेल का एक रिहाई हुआ, आप लोग के ब्रेकिंग न्यूज में भी होगा कि जो 20 साल का फॉल्स केस का जुर्माना काट के निकला है। अभी 20 साल तक वो वहां पर कन्विक्ट रहा, अभी 2-3 दिन पहले उसकी रिहाई हुई है। तो ऐसे बहुत सारे फॉल्स केसेस भी चल रहे हैं, और इसमें बहुत सारे लोग इसमें बोल रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी बार। कैसे होगा? इसमें अच्छे से फेयर ट्रायल मैं कुछ उनके कहना वकील चाहूंगी, साहब को भी मैं परस्यू इंटरप्ट करना करना चाहूंगी मैडम। आप बिल्कुल ठीक बोल रही है कि 100 में से जो 75% केसेस है वो फेक आते हैं, 25% केसेस जेन्युइन आते हैं। लेकिन 30 साल की महिला और 3 साल की बच्ची में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर नाबालिग बच्ची के साथ 7 साल की बच्ची के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हमें और सिस्टम को आगे आना पड़ेगा। जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो दबाव है बेहतर है। तो नुपुर जी यही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको लगता है इस बात में उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो आपको प्रो बोनो की तरह उस महिला का सहयोग करना चाहिए। जो संस्था है संस्था को एक प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए उस महिला को इंसाफ प्रोवाइड करवाने में। ये नहीं कि बल्कि आप टीवी डिबेट करो और ना ही यहाँ पर आप कॉन्ट्रडिक्ट करो कौन गलत है कौन सही है। आप प्रो बोनो आगे बढ़कर केस लीजिए। हाँ प्लीज आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आप उनसे प्रो बोनो के तौर में उनका केस कंटेस्ट कीजिए। नेहा जी हम इस पर बहस नहीं कर रहे, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से दुर्ग की दामिनी को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो पुलिस ट्रायल करे वो निष्पक्ष करे, और जो भी दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि भविष्य में कोई और दामिनी ना बने। बहुत शुक्रिया आपका नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ नुपुर थी, आपका शुक्रिया। और हमारे साथ सरिता वर्मा थी, अध्यक्ष सार्थक महिला एवं बाल विकास ट्रस्ट की, आपका शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लगातार खबरें जारी हैं।